Dear students, I, Harveer Kaur from Government Model High School Sector 38 West, welcome you all in today's class. Today we are going to talk about Chapter 11 of Class 7, Transportation in Animals and Plants. In this chapter, we are going to discuss the following topics: circulatory system, blood, blood vessels, heart, heartbeat, excretion in animals, excretory system in human beings, transport of substances in plants, transport of water and minerals, and transpiration. तो चलिए आज हम अपना जो चैप्टर है ये शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है एंड द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन की वॉल्स में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from the intestine where the food is going. Now food is transported to all parts of the body. जो एक एक सेल है, एक एक टिश्यू है, वहाँ तक जो खाना है वो ले जाया जा रहा है। पर ये खाना ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, कौन इस खाने को लेके जा रहा है? इसी तरह लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल और हर एक टिश्यू तक पहुँचती है। तो वहाँ पर भी यही सवाल है कि इस ऑक्सीजन को कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। सिमिलरली देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। खाने की ही तरह, पानी की तरह, ऑक्सीजन की तरह बहुत से वेस्ट सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी में बनते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने ज़रूरी हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यही सब कुछ हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली देर आर थ्री कंपोनेंट्स: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हम सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड हमारे शरीर का फ्लूइड टिश्यू है और यही वो कंपोनेंट है जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फूड है, ऑक्सीजन है या वेस्ट मटेरियल्स जो हैं ये ब्लड में डिसॉल्व होके या ब्लड के साथ कंबाइन होके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जो ब्लड है इसके भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं। ब्लड में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें से पहला जो है वो है फ्लूइड प्लाज्मा। ये वो लिक्विड है जिसके अंदर ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब हम ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो कम से कम 55% जो सब्सटेंस है वो जो येलो लिक्विड है ये सेपरेट हो जाता है, यही ब्लड का प्लाज्मा है। और बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं वो इस प्लाज्मा में घुल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लाज्मा के अलावा देर आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो ये जो 3 तरह के सेल्स हैं ये भी अपना जो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की। तो यहाँ पे जो आपको डिस्क शेप्ड रेड कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये जो आपको लार्ज पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं ये है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। एंड देर आर सम प्लेटलेट्स ऑल्सो। प्लेटलेट्स जो हैं ये इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। तो ये हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं और इनका जो रेड कलर है ये इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही इनका जो कलर है वो रेड है। और हीमोग्लोबिन का काम है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और उस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स। और ब्लड का जो रेड कलर है इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज आरबीसीज।
आरबीसी का जो काउंट है वो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ब्लड है वो हमें रेड कलर का नज़र आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे ब्लड का है वो है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs। WBCs जो हैं ये RBC से साइज में बड़े होते हैं एंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ WBCs प्रेजेंट इन आवर ब्लड। WBCs जो हैं ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। दैट मीन्स दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स। तो ये बीमारी कॉज करने वाले जो जर्म्स हैं उनके साथ लड़ते हैं, इसीलिए इन्हें हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहा जाता है और ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग जाए तो क्या होता है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद ये जो खून है ये धीरे धीरे जमने लगता है और ये एक क्लॉट या थक्के के रूप में जम जाता है और खून का जो बहाव है वो रुक जाता है। तो ये जो खून का बहाव है, ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है, दिस इज स्टॉप्ड बाय अनदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये जब भी अगर कभी हमें चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी से ना बह जाए, उसे रोकने के लिए प्लेटलेट्स फटाफट उस खून को जमा देती हैं और वहीं पर खून का जो थक्का है या जो क्लॉट है वो बन जाता है। तो प्लेटलेट्स हमें इंजरी के समय, चोट के समय ब्लड को क्लॉट करके हमारे ब्लड फ्लो को रोकती हैं और हमारी जान बचाती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ही आजकल सुना होगा कि बहुत से ऐसे फीवर हैं जैसे डेंगू फीवर है, उसमें प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स अगर हमारे ब्लड में कम हो जाएंगी तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? उससे प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़रा सी भी चोट लगती है तो उससे ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो सकता है या ब्लड फ्लो रुकेगा ही नहीं, तो इससे कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जान जा सकती है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो हमारे ब्लड में प्रॉपर होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये छोटे छोटे पाइप्स हैं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, जिन्हें हम खून की नाड़ियां कह सकते हैं। हमारे शरीर में 3 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स हमें बॉडी के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा वो नीली नीली सी वेसल्स नज़र आती हैं, ये जो हैं ये वेन्स होती हैं और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेयर एज हमारे शरीर में एक और तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। और वेन्स और आर्टरीज जो हैं ये आगे जाके बहुत छोटे छोटे फाइन पतले पतले ब्लड वेसल्स में, ट्यूब्यूल्स में ब्रेक हो जाती हैं, जो कि टिश्यूज़ के साथ या ऑर्गन्स के साथ जो मटेरियल एक्सचेंज करने का काम करती हैं। जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है या कार्बन डाइऑक्साइड देनी है या खाना एब्जॉर्ब होना है, तो वहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत ही पतली हो जाती हैं और इन थिन ट्यूब्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। जो वेन्स हैं इनकी वॉल थिन होती है, जबकि आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। और ये जो हमारी 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड रेगुलरली फ्लो करता है और हर एक शरीर के हिस्से तक जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट करता है और ये एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को लगातार हमारे शरीर में पंप करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा पंप है जो लगातार बिना रुके काम कर रहा है? वेल, हमारा हार्ट एक ऐसा ही पंप है जो जिंदगी भर लगातार पंप करता है और बिना रुके काम करता है। हमारा हार्ट जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे जो रिब्स हैं, जो चेस्ट की हड्डियां हैं, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा हार्ट जो है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है और ये हमारी मुट्ठी के साइज का होता है। हमारा हार्ट जो है ये एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है और इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं, हार्ट का
राइट साइड 2 चेम्बर्स हैं और हार्ट के लेफ्ट साइड में 2 चेम्बर्स हैं। राइट साइड के चेम्बर्स हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड के चेम्बर्स हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की, इसके बीच में एक पार्टीशन है। ये जो पार्टीशन है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हार्ट लगातार ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो ये हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट बेसिकली जो हमारा हार्ट लगातार पंप करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और यही हमें साउंड के फॉर्म में, हार्ट बीट के फॉर्म में सुनाई देता है। इसी तरह आप लोगों ने अक्सर अपनी रिस्ट के पास पल्स काउंट की होगी। आप अपनी रिस्ट को हल्का सा जब पकड़ेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ मूवमेंट महसूस होगी। ये जो मूवमेंट है यही हमारी पल्स रेट है, और ये हमारी हार्ट बीट के बराबर होती है। हमारा हार्ट जैसे बीट करता है, पंप करता है, तो वही ब्लड जो है जब नाड़ियों में जाता है तो वो हमें पल्स रेट के फॉर्म में सुनाई देता है। नेक्स्ट है हमारा अगला सिस्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, जो वेस्ट इकट्ठा होता है, तो ये जो वेस्ट है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप इमेजिन कीजिए, हमारे घर में रोज़ इतना वेस्ट इकट्ठा होता है, अगर हम उस वेस्ट को अपने घर से बाहर ना फेंकें तो क्या होगा? उससे वो वेस्ट हमारे घर में ही डिकम्पोज होने लगेगा और उससे बीमारियां हो सकती हैं। उस पे जर्म्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह हमारे शरीर में जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, अगर वो लगातार हमारे शरीर से रिमूव नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ये जो वेस्ट है जो लगातार सेल्स में इकट्ठा हो रहा है, इसे हमारे शरीर से रिमूव करना ज़रूरी है। एंड this process of removal of waste which is produced in the cells is called excretion. Now the organs which take part in the excretion, they form the excretory system. जैसे हर एक फंक्शन जो हमारी बॉडी में है वो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके करते हैं, इसी तरह एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे शरीर में स्पेशल ऑर्गन्स हैं, और इन ऑर्गन्स को हम एक सिस्टम के फॉर्म में ये ऑर्गन्स काम करते हैं जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब जो वेस्ट हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, ये वेस्ट लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें आप एक पेयर ऑफ किडनीज देख रहे हैं। ये जो किडनीज हैं ये पतले से ट्यूब्यूल से अटैच्ड हैं जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर। किडनीज में जो यूरिन बनता है, मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन हमारा किडनी है। किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर्स के थ्रू एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये चारों ऑर्गन्स मिलके हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन जो हमने एनिमल्स में पढ़ा, और एनिमल्स में वेस्ट किस तरीके से रिमूव होता है, और स्पेशली हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना। अब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स जो हैं वो भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अलग अलग मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि रूट्स जो हैं वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जैसे स्टेम और लीव्स तक पहुंचाती हैं, जहाँ पे ये पानी जो है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस के समय जो खाना बनता है वो लीव्स में बनता है,
और लीफ से ये जो खाना है ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है प्लांट्स में उसे हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए पाइप्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स में भी पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है प्लांट्स में वो है जो पानी और मिनरल्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये जो टिश्यू है इसका नाम है जाइलम। जाइलम जो है ये रूट से स्टेम और फिर लीफ तक सीधा कनेक्टेड होता है और ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके थ्रू पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। जो दूसरा सिस्टम है प्लांट्स में वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये खाने को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ में जो खाना बनता है वो अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी के लिए यूज होता है, ग्रोथ के लिए यूज होता है और प्लांट्स जो है कुछ खाने को स्टोर भी करते हैं। तो ये जो खाना है ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये है हमारे दो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसे हम एक एक्टिविटी की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आपने एक पोटैटो लेना है, आलू लेना है, उसे आप पील कर लीजिए, छील लीजिए और जैसे इस पिक्चर में दिखाया है इस तरह से उस आलू को आधा काट के बीच में से उसे खाली कर लीजिए। इसके बाद आपने उसके खाली हिस्से में चीनी रखनी है और आपने एक निशान लगाना है जहां तक वो चीनी प्रेजेंट है। उसके बाद आपने उस आलू को पानी से भरी प्लेट में या थाली में या आप कटोरी में रख सकते हैं और थोड़ी देर बाद आपने उस आलू को ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया है। तो ये पानी कहाँ से आया? ये बाहर वाला जो पानी है ये आलू के सेल्स के थ्रू अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स में जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो लीव्स हैं प्लांट्स में वो लगातार जो वाटर वेपर है उसे रिलीज करते हैं, उसे छोड़ते हैं और ये जो लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो लगातार पानी एब्जॉर्ब करते रहते हैं रूट से। इसमें से कुछ पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, बाकी जो पानी है वो पत्तों के सरफेस से जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो स्टोमेटा हैं, उनके थ्रू बाहर निकलता रहता है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन है इसकी वजह से पत्तों में हमेशा पानी की कमी बनी रहती है जिसके कारण वो लगातार पानी को रूट से एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एक तरह का ये जो पुल क्रिएटेड रहता है, एक तरह से पुल क्रिएट करते हैं ताकि पानी जो है वो लगातार रूट से ऊपर की तरफ मूव करता रहे और पानी के साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो भी लगातार प्लांट में आते रहें। जो ट्रांसपीरेशन है ये प्लांट्स को ठंडा रखने का भी काम करता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि प्लांट्स के आसपास या प्लांट्स के नीचे बहुत ठंडक होती है, तो ये जो ठंडक है ये भी ट्रांसपीरेशन की ही वजह से होती है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को बुक से ज़रूर एक बार रीड करें और अपनी रिवीजन रेगुलरली करें। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।